Hello, dear students. Welcome to the class. Today, we are going to discuss about phases or stages of teaching. आज के लेक्चर में जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो होगा शिक्षण की अवस्थाएं या चरण या स्तर, कुछ भी हम कह सकते हैं कि शिक्षण की जो तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो कुछ स्टेजेस से होकर, कुछ चरणों से होकर गुजरता है। उन्हीं चरणों को जो है फेजेस ऑफ टीचिंग कहा जाता है। आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो जितना ईज़ी दिखता है लेकिन वो उतनी ही ईज़ी तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर पाना जो है मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, और ये तैयारियां जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में की जाती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण कार्य जो है, अगर उसको हम विधिवत आयोजन उसका करवाना चाहते हैं, सावधानी से उसका क्रियान्वयन करना चाहते हैं, तो इसकी कुछ डिमांड्स रहती हैं ताकि इसका इफ़ेक्ट जो है इफ़ेक्टिवली जो है इसका इफ़ेक्ट जो है लर्नर्स पे पड़े। या फिर इफ़ वी आर टू ऑब्टेन अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचिंग activity, we must consider what the teacher does before and after the class also. Teaching has to proceed in sequential steps or stages. These steps or stages are known as steps or phases of teaching. जो शिक्षण है, ये प्रक्रिया जो है कुछ चरणों से होकर गुजरती है, जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया, और इन्हीं चरणों को और इन्हीं अवस्थाओं को जो है शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं या फिर फेजेस ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। तो मोस्टली जो है, जब भी हम फेजेस की बात करते हैं या स्टेजेस की बात करते हैं टीचिंग की, तो इसमें 3 प्रकार के स्टेजेस हैं जो कि दिया गया है जैक्सन के द्वारा, JACKSON। जैक्सन ने जो है ये स्टेजेस या ये फेजेस दी हुई हैं। तो जब भी फेजेस की बात आएगी तो मोस्टली जो हम 3 स्टेजेस की बात करेंगे जैक्सन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये क्या क्या है, आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी फेजेस हैं। 3 तरह की फेजेस जो है आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। जो है फर्स्ट आपका प्री एक्टिव फेज, पूर्व सक्रिय अवस्था, जिसे जो है प्लानिंग फेज भी कहा जाता है, नियोजन की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है आपके पास इंटरएक्टिव फेज, अंतःसक्रिय अवस्था। थर्ड है आपके पास पोस्ट एक्टिव फेज। आपकी ये 3 स्टेजेस हैं। तो इन 3 स्टेजेस के कुछ कीवर्ड्स भी हैं, क्योंकि इनमें कुछ काम किए जाते हैं। जैसे कि आपका जो फर्स्ट फेज है प्री एक्टिव फेज, ये प्री एक्टिव फेज में जो है प्लानिंग्स की जाती है। कहने का मतलब है ये वो स्थिति, वो अवस्था है जो क्लासरूम में एंटर होने से पहले का काम जो है इस स्थिति में किया जाता है। देखिए, सिंपल एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूं तो टीचिंग की 3 स्टेजेस होती है। एक, टीचर जो कक्षा में जाने से पहले, क्लासरूम में एंटर होने से पहले जो तैयारी करता है कि क्या मुझे पढ़ाना है, कैसे मुझे पढ़ाना है, विद द हेल्प ऑफ ABCD या एक्सेट्रा एक्सेट्रा की मदद से मुझे कैसे टीच करवाना है। तो एक वो स्टेज होती है क्लासरूम में एंटर होने से पहले। एक स्टेज होती है क्लासरूम में एंटर हो जाने के बाद, जब टीचर जो है क्लास में एंटर हो चुका है। दूसरी वो स्टेज होती है। और तीसरी स्टेज होती है जब टीचर क्लास में एंटर होकर पढ़ाकर क्लासरूम को छोड़कर अपना लेक्चर ख़त्म होकर वापस आ चुका है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो इन स्टेजेस को, ये तो मैं साधारण से एक बेसिक से फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी हूँ, लेकिन इन्हें जो हम 3 फेजेस में डिवाइडेड करते हैं। जो है आपका प्री एक्टिव फेज, जिसमें प्लानिंग की जाती है, हाउ टू टीच। नेक्स्ट सेकंड है आपका इंटरएक्टिव फेज। इसमें जो है जो प्लानिंग हमने की थी प्री एक्टिव फेज में, जो हमने प्लानिंग की थी उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है की जाती है इस फेज में, इस अवस्था में, कि जो मैंने कल रात को प्लान किया था आज के लेक्चर को पढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो मैंने प्लान किया है उन्हें अब करने का वक्त आ गया। ये वो वाली स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज को हम कहते हैं इवेल्युएशन फेज, मूल्यांकन अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में टीचर स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करता है थ्रू वो वेरियस काइंड ऑफ होमवर्क जो है बच्चों को दे सकता है, या फिर वेरियस काइंड ऑफ टेस्टिंग जो है टेस्ट ले सकता है, उनका इवेल्युएशन कर सकता है थ्रू क्वेश्चनिंग, थ्रू रिटन टेस्ट, थ्रू ओरल टेस्ट, या एक्सेट्रा 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 तरीकों से। तो बट टीचर जो है जैसे होमवर्क दिया जाता है कि ABCD XYZ काम आप जो है करके लेकर आएंगे। तो ये है आपका इवेल्युएशन फेज। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं।
कि किस फेज़ में क्या-क्या होता है, डिटेल में जो है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो रहेगा प्री एक्टिव फेज़, पूर्व सक्रिय अवस्था। इस अवस्था में क्या-क्या किया जाता है? इस अवस्था में जो है सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा गया है कि बिफोर एक्चुअल टीचिंग, ये जो स्थिति है ये है आपकी बिफोर एक्चुअल टीचिंग, वास्तविक शिक्षण से पहले। तो ये अवस्था जो है बताई गई कि जो वास्तविक जो एक्चुअल टीचिंग होनी है, जहाँ मुझे पढ़ाने जाना है, वहाँ पढ़ाने जाने, वहाँ पहुँचने से पहले, वहाँ मेरी एक्सेसिबिलिटी होने से पहले वाली स्थिति होती है, ये पहली वाली स्टेज होती है। तो इसमें क्या क्या करते हैं? तो इसमें करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण जो है इसमें किया जाता है कि अध्यापक जो है शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण जो है उसका वर्गीकरण करते हुए व्यवहारिक शब्दावली में शिक्षण उद्देश्य क्या क्या होंगे, इनका इन चीज़ों के बारे में इसका निर्धारण करता है कि मेरे पढ़ाने के जो मैं ABCD XYZ टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उस टॉपिक को पढ़ाने के मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव जो है फ्रेम कर देता है। इन ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मुलेशन टीचर जो है कर लेता है आपके प्री एक्टिव फेज में। और सेकंड है आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, पाठ्य वस्तु का चयन। अब पहले उद्देश्य बना दिया, फिर दूसरा जो है यहाँ पे हम अब निर्धारण कर देते हैं कि मुझे ABCD टॉपिक के अंडर क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है, मुझे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पढ़ानी है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंडर मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, उन कंटेंट का जो है सिलेक्शन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे फोटोसिंथेसिस का मीनिंग पढ़ाना है, डेफिनेशंस पढ़ानी है उसकी, और मुझे उसकी प्रोसेस बताने हैं, मुझे उसके अजम्पशंस बताने हैं, उनके फीचर्स बताने हैं, या 30 से 35 मिनट के लेक्चर में मैं क्या क्या चीज़ें करवा सकती हूँ, उस कंटेंट की सिलेक्शन कर दी जाती है। क्योंकि मेरा फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो है मे बी 3 डेज जो है रन करे। मान लीजिए एक दिन में मेरे पास 30 से 35 मिनट का एक पीरियड रहता है क्लास का, तो 30 से 35 मिनट अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मे बी मुझे ये लेक्चर जो है कंप्लीट करने में 3 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़े, मतलब 3 दिनों की ज़रूरत पड़े। तो मैं अपने लेक्चर को 3 दिनों के लेक्चर में टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस दिन क्या क्या मैं पढ़ाऊंगी। तो वो सिलेक्शन जो है कंटेंट की जानी चाहिए, और साथ ही जो है इसमें डिसीजन मेकिंग अबाउट कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे देखना है कि द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, एंटरनिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, या फिर डिमांड ऑफ द करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है मुझे निर्धारित करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों का मुझे पहले से ही निर्धारण करना पड़ेगा, और ये सारा निर्धारण और ये जो सिलेक्शन मैं करूँगी ये होगा हमारा प्री एक्टिव फेज में होगा। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेंट, पाठ्य वस्तु के तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था। अब इस पॉइंट में क्या होगा कि मैंने सिलेक्ट तो कर दिया कि मैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन मुझे उनका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फॉर एग्जांपल जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते हैं वो कहते हैं कि टीचिंग प्रोसेस जो प्रोसीड होती है, रन करती है, वो रन करती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो चलती है, या उसका क्रियान्वयन जो है किया जाता है। तो सरल से कठिन का मतलब है कि पहले इजी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, फिर धीरे 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 कठिन चीज़ों के बारे में जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, बच्चों को फैमिलियर करवाया जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेंट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस का पहले मीनिंग, फिर उसकी डिफिनीशंस, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस, फिर उसकी फीचर्स, फिर उसके एजम्पशंस, या फिर उसके मेरिट डिमेरिट्स, उसके बेनिफिट्स, इन चीज़ों के बारे में जो है पढ़ाया जाए। कहने का मतलब कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीक्वेंस हमारा क्या है कि हेड है, फिर उसके बाद हमारा जो है नोज़ है, या फिर हमारे शोल्डर है, हैंड्स हैं, उसके बाद हमारा टमी है, फिर उसके बाद हमारे पाँव है, उसके बाद हमारे टो है। तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस जो है फिक्स किया जाएगा क्रमबद्ध तरीके से जो है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली इसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा, ताकि बच्चे को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है आपका आइडियाज़ एंड टीचिंग स्टाइल, विचार एवं शिक्षण शैली। अब विचार एवं शिक्षण शैली में क्या किया जाता है कि जो पढ़ाने के तरीके हैं
उन पे ध्यान दिया जाता है कि अध्यापक जो है उचित शिक्षण की जो नीतियां हैं या युक्ति हैं, जो टीचर जो है टीचिंग स्टाइल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो राइट और अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ हैं उनकी सिलेक्शन कर लेता है। और ऐसे करते समय जो है पाठ्य वस्तु की जो प्रकृति है या यूं कहें कि जो मुझे पढ़ाना है, उस पढ़ाने के उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का नेचर क्या रहेगा, उसका रूप क्या है, और जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ और जिस वे में पढ़ाना चाह रही हूँ, क्या उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों की मेंटल एबिलिटीज़ हैं, विद्यार्थियों का स्तर उसके अकॉर्डिंग है, शिक्षण के उद्देश्य क्या उसके अकॉर्डिंग फिक्स किए गए हैं। और अध्यापक जो है शिक्षा कार्यक्रम में ये जो है मोस्टली जो है ध्यान में रखता है कि मेरे पढ़ाए जाने वाले टॉपिक का नेचर क्या रहेगा, किस फॉर्म में उससे पढ़ाया जाना है, बच्चों के लेवल का वो होगा, बच्चे उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब चीज़ों का जो है इसमें ध्यान दिया जाता है। और मोस्टली ये सारी चीज़ें जो है, ये बारीकियां जो है अध्यापक प्रशिक्षण कोर्सों में ऐसे कौशलों एवं ऐसी योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए या फिर दिया जाता है। जो प्रोफेशनल टीचिंग कोर्सेज होते हैं, लाइक आपके बीएड कोर्स है, आपका डीएलएड कोर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज और मेथोलॉजीज, शिक्षण की युक्तियों अथवा विधियों का चयन। इस फेज में या फिर प्री एक्टिव फेज के इस पॉइंट में ये किया जाता है, ये काम किया जाता है कि टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज एंड मेथोलॉजी जो है उनकी सिलेक्शन की जाती है कि कैसे मैं पढ़ाऊंगी। जैसे पढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, या फिर लर्निंग बाय डूइंग कराई जा सकती है, या फिर एक्टिविटी थ्रू जो है बच्चों को जो है नॉलेज दी जा सकती है। इन टेक्निक्स या फिर मेथोलॉजी जो है यहाँ सिलेक्शन की जाती है कि जो है अध्यापक को इस बात का पहले ही निर्णय कर लेना चाहिए कि शिक्षण के दौरान वह कब और कहाँ किस शिक्षण युक्ति, किस टीचिंग टेक्टिक्स और स्किल का प्रयोग करेगा। मतलब कि वह कब प्रश्न पूछेगा, कब जो है लेक्चर देगा, कब और कहाँ जो है चार्ट, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड या टीचिंग एड्स की मदद से टीच करेगा, कब कैसे वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेगा, किस मोमेंट पे चॉक बोर्ड का यूज़ करेगा, कैसे वो जो है रिकैप्चुलेशन करेगा, पढ़ाए गए कंटेंट को रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, और कब जो है कैसे वो मूल्यांकन करेगा, और कैसे उसके मूल्यांकन से, इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो है उसके क्वेश्चन होंगे, और किस तरीके का वो होमवर्क जो है बच्चों को देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्री एक्टिव फेज में की जाती है। तो आपकी पूर्व सक्रिय अवस्था में ये सारी नियोजन प्लानिंग जो है की जाती है, कैसे पढ़ाना है, जो पढ़ाना है उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे एग्जाम्पल देने हैं, कैसे कंटेंट्स के ऑर्डर को वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है, बच्चों को समझ भी आए, बच्चों की मेंटल एबिलिटी को कैसे ध्यान रखना है, किस मेथड से पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्री एक्टिव फेज में जो है डिसाइड की जाती हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टेज की, जो है हमारा इंटरएक्टिव फेज, अंतःसक्रिय अवस्था। अंतःसक्रिय अवस्था या इंटरएक्टिव फेज का मतलब कि एंटर होने के बाद, जब हम क्लासरूम में दरवाजे से अंदर एंटर हो चुके हैं, उस समय क्या क्या किया जाएगा। जैसे फर्स्ट है साइजिंग ऑफ द क्लास, क्लास कक्षा के आकार की अनुभूति। जैसे एक टीचर कक्षा में, क्लास में एंटर हो जाता है, वो क्लास में बच्चों को देखता है, बच्चे टीचर को देखते हैं, टीचर जो है बिना कुछ कहे, विदाउट साउंड प्रोड्यूसिंग जो है, इसे कहते हैं अशाब्दिक व्यवहार। आपका जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर जो है, नॉन वर्बल बिहेवियर जो है कहा जाता है इसे। तो टीचर जो है बिना कुछ कहे कक्षा को देखकर कक्षा की स्थिति को भांप लेता है, कक्षा में कितने बच्चे हैं, वॉइस की पिच जो है लेक्चर के ड्यूरिंग कितनी रखनी है, कैसे बोलना है, कितने बच्चे, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, वो क्लास की साइजिंग अप जो है कर लेता है। सेकंड, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स, छात्रों का निदान। छात्रों का निदान से हमारा मतलब है कि कक्षा का अवलोकन करने के पश्चात जो है अध्यापक विद्यार्थियों के लेवल्स को जो है उनके बारे में जांचने की कोशिश करता है। लेवल्स मीन्स उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटीज़ है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन।
क्रिया एवं प्रतिक्रिया। अध्यापक जो है जब क्लासरूम की अवलोकन कर लेता है, साइजिंग अप कर लेता है क्लास को, डायग्नोस कर देता है लर्नर्स को, आइडेंटिफाई कर देता है कि कौन से लर्नर गुड लर्नर्स होंगे, कौन से स्टूडेंट्स गुड है, कौन से सो से स्टूडेंट्स है, कौन जो है स्लो लर्नर है, डायग्नोस कर लेता है। और जो है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन एंड रिएक्शन जो है दिया जाता है। या फिर सिंपली इन 3 पॉइंट्स को हम समझ सकते हैं इस तरीके से भी कि परसेप्शन मीन्स अनुभूति भी इसे कहा जाता है, प्रत्यक्षीकरण भी इसे कहा जाता है, जो रिलेटेड है आपके साइजिंग अप से। कि टीचर क्लास में एंटर होते ही जो है पहचान जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स उसके लिए उत्साहवर्धक होंगे और कौन से जो है हतोत्साहित करेंगे उसे। इस प्रकार वह स्थिति के अनुसार अपनी योग्यता को प्रयोग करता है एक टीचर जो है। और विद्यार्थी भी अध्यापक की योग्यता, उसके व्यवहार तथा व्यक्तित्व को प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है समझने का प्रयास करते हैं, ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित जो इंटरैक्टिव जो है या जो उनकी क्रियाएं हैं, अंतर क्रियाएं हैं, वो प्राप्त कर सके। टीचर जो है जांच लेता है क्लास में एंटर होकर कि कौन से बच्चे उससे जो है मोटिवेट करेंगे पढ़ने में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन देंगे, कौन से बच्चे जो अपनी पैसिव पार्टिसिपेशन देंगे, कौन से बच्चे जो है टीचर को पढ़ाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और कौन से बच्चे जो हैं उनसे पढ़ाने के लिए ना तो मोटिवेट करेंगे ना ही डिमोटिवेट करेंगे, जो अपना शांति से बैठे रहेंगे, जो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये जो है परसेप्शन में होता है। नेक्स्ट डायग्नोस, निदान में जो है टीचर बच्चों की योग्यताओं को जो है वो डायग्नोस करता है, आइडेंटिफाई करता है, या फिर आइडेंटिफाई करने के मौके जो है टीचर बच्चों को भी दे सकता है अपनी एबिलिटीज़ को जानने या पहचानने के लिए। और उसके बाद जो है टीचर उसके अकॉर्डिंग कि परसेप्शन जो बनी टीचर की, परसेप्शन के द्वारा जो डायग्नोस के एक टीचर ने और डायग्नोस के जो रिजल्ट रहे उस हिसाब से जो है रिस्पॉन्सेज जो है एक टीचर स्टूडेंट को दे सकता है। साथ ही प्लस सेम चीज़ जो है एक स्टूडेंट जो है टीचर के लिए करते हैं। जैसे एक टीचर एंटर होता क्लास में, बच्चे उनको ऑब्जर्व करते हैं, परसेप्शन उनकी बनती है, परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो डायग्नोस करते हैं, टीचर की एबिलिटीज़ को जानते हैं टीचर लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जब टीचर पढ़ा रहा होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे भी टीचर को रिस्पॉन्स करते हैं। और सेम ये सिचुएशन टीचर की तरफ से बच्चे के लिए भी रहती है। तो सेकंड है इसके अंडर जो है परसेप्शन, डायग्नोस, रिस्पॉन्सेज के अंदर जो है एबिलिटी ऑफ लर्नर्स जो है ये जांची जाती है, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर्स जो है ये जांची जाती है, और एकेडमिक बैकग्राउंड जो है बच्चों का जाना जाता है, या फिर इंटेलिजेंस जो है बच्चों की, या एटीट्यूड्स जो है, एप्टीट्यूड्स जो है, एबिलिटीज़ जो है, इंटरेस्ट जो है, एकेडमिक बैकग्राउंड जो है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों की जांची जाती है। और इसके बाद है आपका सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, उद्दीपनों का चयन। अब उद्दीपन जो है स्टिमुली या स्टिमुलस का मतलब है अध्यापक जो उद्दीपन जो प्रस्तुत करेगा वह करना चाहता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने की पर्पस जो है स्टिमुली जो है या स्टिमुलस जो है वो प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब है जो स्टिमुलस एक टीचर के द्वारा दिया जाएगा या टीचर सिलेक्शन करेगा स्टिमुलस का, वो स्टिमुलस शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, वर्बल स्टिमुलस भी हो सकता है, वर्बल स्टिमुली भी हो सकता है, और नॉन वर्बल स्टिमुली भी हो सकता है। तो इसकी सिलेक्शन जो है टीचर को करनी पड़ती है कि वो वर्बल रहेगी या नॉन वर्बल रहेगी। स्टिमुली मतलब एक कारण, एक रीज़न जिसकी वजह से बच्चे जो है पढ़ने जानने के लिए जो है क्यूरियस हों और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण। अब जो सिलेक्शन जो एक टीचर के द्वारा की गई थी स्टिमुली की, जो शाब्दिक या अशाब्दिक हो सकती है, अब उसकी प्रेजेंटेशन कैसी की जानी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाना चाहिए, ये भी जो है प्लान करता है एक टीचर। इसके बारे में भी जो है रणनीतियाँ जो एक टीचर बनाता है। उसके बाद है आपका फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, पृष्ठपोषण एवं पुनर्वलन। पृष्ठपोषण एवं पुनर्वलन जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाइक प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, उन्हें जो है परिणाम का ज्ञान देना, इनकरेज करना। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव में होता है झिड़कना, डांटना, दंड देना, पनिश करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मोस्टली जो है बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही दी जाती है ताकि वो
निराश होकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से अपना जो सक्रिय भागीदारी है उसको निष्क्रिय ना करे, बल्कि वो निष्क्रिय भागीदारी को सक्रिय बनाए। इसलिए जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक्स जो है दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज, रणनीतियों का विकास। कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक विद्यार्थियों के पुनर्वलन तथा उनके शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार को नियंत्रण में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अंडर कंट्रोल रखने के लिए वेरियस जो रणनीतियां या नीतियां हैं उनका प्रयोग करता है। कि अगर मुझे बच्चों से पॉजिटिव और अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों का चाहिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो उसके लिए एग्जैक्ट जो है स्टिमुली जो है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली जो है उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा, और उस प्रस्तुतिकरण और सिलेक्शन के आधार पर ही जो है रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, जो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। और ये कैसे करना है, कब करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, ये स्ट्रेटेजीज जो है वो डेवलप करनी पड़ती है एक टीचर को। नेक्स्ट है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, तीसरी और लास्ट जो अवस्था है वह उत्तर सक्रिय अवस्था। उत्तर सक्रिय अवस्था में मैंने कहा था आपको इवैल्यूएशन फेज भी इसे कहा जाता है, कि इसमें बच्चों को मूल्यांकन किया जाता है कि अब टीचर जो है पढ़ा चुका है, उसके बाद क्या किया जाएगा। तो उसके बाद जो है टीचर को करना होता है डिफाइनिंग द एग्जैक्ट और एक्चुअल फॉर्म ऑफ द बिहेवियरल चेंजेस बाय द टीचर्स, शिक्षक द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप को जानना, कि टीचर ने जो पढ़ाना था, जिस पर्पस से टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाने के कुछ ना कुछ उद्देश्य जो हैं वो होते ही हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो पाई है, या फिर शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थियों के बिहेवियर में कहाँ तक परिवर्तन ला पाया है, क्या उनका उस विषय को पढ़ाए जाने से पहले वाला व्यवहार और पढ़ाए जाने के बाद का व्यवहार उसमें अंतर है, या फिर उनका ज्ञान वहीं का वहीं जो है स्थिर बना हुआ है, या फिर उनको ज्ञान में जो उनके नॉलेज में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। उनकी वास्तविक स्थिति या वास्तविक रूप को जानना जो है वो जाना जाता है आपके पोस्ट एक्टिव फेज में। सेकंड है आपका सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग मेथोडोलॉजी और डिवाइसेस, उपयुक्त मूल्यांकन प्रविधियों अथवा तकनीकों का चयन। कि अब मुझे बच्चों को जांचना है, मुझे जांचना है फर्स्ट वाली बात, कि बच्चों का व्यवहार जो है वो कैसा है, वास्तविक व्यवहार पढ़ाए जाने के बाद की बात की जा रही है यहाँ पे, कि पहले क्या था, अब उस विषय के बारे में बच्चों के बारे में, अब उस विषय से संबंधित बच्चों के पास क्या ज्ञान है, अभी कोई ज्ञान है या नहीं है, समझ आया भी या नहीं समझ पाए। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए जो है मुझे मतलब कि टीचर को जो है उपयुक्त मूल्यांकन विधियों एवं तकनीकों का चयन करना पड़ता है। ऐसी अप्रोप्रिएट टेस्टिंग मेथोडोलॉजी या डिवाइसेस की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, जिससे मुझे उनके जो है एक्चुअल और एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन टीचिंग पॉलिसीज बाय द इवैल्यूएशन रिजल्ट, मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना। देखिए तीन चीजें एक साथ कही गई यहाँ पे, कि मूल्यांकन से पहली चीज, प्राप्त परिणामों से दूसरी बात, शिक्षण नीतियों में परिवर्तन आना। तीन चीजें यहाँ पे मूल्यांकन से, मूल्यांकन किया जा रहा है बच्चों का ये, कि उनका बिहेवियर उस विषय को पढ़ाए जाने से पहले कैसा था, अब कैसा था, ये मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन करने के लिए जिस भी तरीके या जिस भी मेथोडोलॉजी या डिवाइस से मैंने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करके जो रिजल्ट आए मेरे सामने हैं, उन रिजल्ट के आधार पे जो एक टीचर अब अपनी नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है अपनी टीचिंग पॉलिसीज़ या फिर जो है टीचिंग जो अपनी नीतियां हैं उनका निर्माण करेगा। अगर एक टीचर को लगता है कि पहले मेरी जो प्लानिंग थी, जो मेरे मेथड्स थे इवैल्यूएशन के, उनके थ्रू मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो टीचर उन्हीं रणनीतियों को आगे भी जो है अपनाएगा। लेकिन अगर टीचर को लगता है कि मेरी इस मेथड से पढ़ाने से बच्चों से ज़्यादा अच्छी फीडबैक जो है नहीं मिली है या रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो इस आधार पर जो है टीचर अपनी आने वाली टीचिंग के लिए, आने वाली कक्षाओं के लिए जो नीतियाँ बनाएगा उसमें जो है टीचर फेरबदल करेगा। तो ये थी आपकी फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विभिन्न या तीन अवस्थाएं जो हमने पढ़ी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।